हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 15 नवंबर और 16 नवंबर से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। जो व्यूअर्स आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में किस राज्य की यात्रा पर गए? ये यात्रा 2 दिवसीय यात्रा थी और इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस राज्य में 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। देखो, कोई परियोजना होती है, जब उसको शुरुआत होती है उस परियोजना की, तो उसको टर्म देते हैं परियोजना की शुरुआत से ठीक पहले जो होता है उसे आधारशिला रखना बोलते हैं। और जब परियोजना कंप्लीट हो जाती है, कोई प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होके अब उस प्रोजेक्ट का यूज़ करने की शुरुआत होती है तो उसे उद्घाटन बोला जाता है। तो 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी, यानी ये 4 नई परियोजनाएं पे कार्य अभी प्रारंभ होगा और 17 नई परियोजनाएं जो पूरी तरीके से पूरी हो चुकी थी उनका उद्घाटन किया गया। यानी अब ये सारी परियोजनाएं 17 परियोजनाएं अब उपयोग में आने के लिए पूरा रेडी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गुजरात के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जो इन 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है इसमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं, उसे आप नोट डाउन करोगे। भारत की पहली सी प्लेन सेवा, ये अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और वाटर एरोड्रम का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखते हैं ये सी प्लेन सर्विस क्या होती है, वाटर एरोड्रम क्या होता है। देखो, ये सी प्लेन है। सी प्लेन होता क्या है कि इस प्लेन में कोई रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। ये प्लेन पानी पे, वाटर पे ही अपना रनवे बना सकता है और फिर वाटर से ही ये प्लेन अपना फिर टेक ऑफ कर सकता है और लैंडिंग भी ये वाटर पे ही करता है। टेक ऑफ करने का सेंस होता है कि जब प्लेन उड़ते हैं तो उसे टेक ऑफ वर्ड यूज दिया जाता है और जब प्लेन ज़मीन पे वापस आता है हवा से तो उसे लैंडिंग बोलते हैं। तो टेक ऑफ करने के लिए या लैंडिंग करने के लिए सी प्लेन को किसी रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। और ये भारत की पहली सी प्लेन सेवा है जो कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पे शुरुआत की गई। अब वाटर एरोड्रम क्या है? इसी सी प्लेन सेवा की मॉनिटरिंग के लिए, देखो एक मॉनिटरिंग होना चाहिए ना कि ये कहाँ कहाँ पे ये प्लेन उड़ रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए जो ऑफिस होता है उसे वाटर एरोड्रम बोलते हैं। तो सी प्लेन सेवा, भारत की पहली सी प्लेन सेवा, ये अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू की गई और इसी के लिए वाटर एरोड्रम मॉनिटरिंग, वाटर एरोड्रम मतलब कि मॉनिटरिंग सेवा, सी प्लेन की मॉनिटरिंग सेवा के लिए वाटर एरोड्रम का भी उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखो, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये जियोडेसिक डोम पूरे विश्व का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम है। देखो, जियोडेसिक डोम क्या होता है? ये पॉलीहेड्रल, आपको जो इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पॉलीहेड्रल शेप का होता है। और इसके पास ये, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि ये अर्थक्वेक, फायर और फिर किसी तरीके का चक्रवात, हुरिकेन्स, इन सब से लोगों को बचाता है। किसी भी लाइफ को ये बचाने की क्षमता रखता है। और अगर ये विश्व का सबसे बड़ा है तो इसमें काफ़ी सारे लाइफ, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, अर्थक्वेक, फायर्स या फिर कोई चक्रवाती तूफान, बाढ़ सॉरी नहीं, मतलब कि चक्रवाती तूफान, इन सब से ये बचाने की क्षमता रखता है। तो इसमें काफ़ी सारे लाइफ को बचाया जा सकता है ऐसे किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इन जो 17 परियोजनाएं हैं उसमें से मैं महत्वपूर्ण परियोजना को आपको बता रहा हूँ। पहली महत्वपूर्ण परियोजना थी भारत का पहला सी प्लेन सेवा, अहमदाबाद के रिवर फ्रंट जो कि साबरमती रिवर फ्रंट है उस पे किया। और
डेसिक डोम का उद्घाटन किया। ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम कहाँ पे है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है। और जियोडेसिक डोम क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप देख सकते हो इसमें एक रास्ता दिया हुआ है जाने के लिए जियोडेसिक डोम में। ये पॉलीहेड्रल शेप का होता है। इस पे फायर का यानी कि आग लगने का, या फिर अर्थक्वेक का, या फिर कोई चक्रवाती तूफान आता है, हवाएं तेज चलती हैं, तो इस पे किसी भी चीज़ का असर, इस तरीके से जो प्राकृतिक आपदा आती है इस पे किसी चीज़ का असर नहीं होता है। और ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम है। साथ ही साथ यूनिटी ग्लो गार्डन का भी उद्घाटन किया, और इस गार्डन में कैक्टस गार्डन भी इस गार्डन को बोलते हैं। यूनिटी, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था, तो उसी से ये रिलेटेड है। स्टैचू ऑफ यूनिटी मीन्स की एकता का स्टैचू था वो, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो यूनिटी ग्लो गार्डन कैक्टस गार्डन है, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान किया। यूनिटी मॉल, जिसमें हस्तशिल्प, पारंपरिक वास्तुकला की चीज़ों को सेल आउट किया जाएगा, इसका उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथ ही साथ बच्चों के लिए न्यूट्रिटिव पार्क का भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये इस पार्क में बच्चे मनोरंजन के साथ ही साथ जो भी खाने पीने के सामान दिए जाएंगे वो पूरी तरीके से पोषक तत्व से भरपूर होंगे। ऐसा पार्क बनाया गया है गुजरात में, और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। और साथ ही साथ एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया, स्टैचू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट का उद्घाटन किया। इसमें यूनाइटेड नेशन की सभी जो 6 आधिकारिक भाषा हैं उसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में टूरिज्म सेक्टर को संबोधित करते हुए बताया गया है। और ये सभी 6 आधिकारिक भाषाएं जो यूनाइटेड नेशन की हैं उसमें ये वेबसाइट लॉन्च करी गई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन कौन सी हैं 6 ऑफिशियल लैंग्वेज यूनाइटेड नेशन की? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की। और इन 6 के मतलब सभी 6 लैंग्वेजों में स्टैचू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि इन 6 लैंग्वेज में स्टैचू ऑफ यूनिटी को एक टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की गई है। तो होप अभी आप समझ गए होंगे कि ये सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी उन 17 परियोजनाओं में से जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यात्रा के दौरान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र कहाँ है? देखो, हाथियों के लिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र बनाया गया है केरला के कोट्टूर में। ये बेसिकली रिहेबिलिटेशन सेंटर है हाथियों का। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर है एलिफेंट्स के लिए। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले हाथियों का सबसे पहला अस्पताल कहाँ पे खोला गया, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में खोला गया था 2018 में। तो 2 क्वेश्चन हो गए। हाथियों का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भारत में कहाँ पे है हाथियों के लिए इलाज केंद्र? पूरे विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है? ये केरला के कोट्टूर में है। और अगर ये पूछा जाए भारत में हाथियों का सबसे बड़ा पहला हॉस्पिटल कहाँ खोला गया, तो भारत में हाथियों के लिए सबसे पहला हॉस्पिटल खोला गया मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और केरला गवर्नमेंट ही पूरे इंडिया की पहली ऐसी सरकार है, राज्य सरकार है, जिसने कि किसानों के लिए किसान कल्याण बोर्ड को स्थापित किया है। किसानों के लिए किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने वाला केरला भारत का पहला राज्य है। और केरला में ही हाथियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल और इलाज केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केरला के चीफ मिनिस्टर का नाम पिनराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC द्वारा अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कौशल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली संस्थान है। और इसने 3 अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी करके एक परियोजना चला रही है ये संस्थान। ये 3 अन्य संस्थान कौन कौन से हैं जिनसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने समझौता किया है?
ये तीनों संस्थान हैं अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और मुंबई विश्वविद्यालय। तो ये तीन संस्थान नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक परियोजना चला रही हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी परियोजना। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये चारों संस्थान मिलकर कौन सी परियोजना चला रही हैं, तो ये प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी परियोजना है। इस परियोजना के तहत 1 लाख से अधिक छात्रों को कैरियर मेंटरिंग के माध्यम से कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत मार्केट में जिस स्किल की सबसे ज़्यादा मांग होगी उसके लिए इनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। यानी कि इसके अंतर्गत मार्केट के अनुसार रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें 60% महिलाओं को शामिल किया जाएगा इस परियोजना में। परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी। प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी परियोजना नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की परियोजना है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 3 अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इस परियोजना को इसने लॉन्च किया है, मुंबई विश्वविद्यालय, डेल टेक्नोलॉजी और इंडियन अमेरिकन फाउंडेशन। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह की मेज़बानी की? देखो, भारत और इंडोनेशिया के बीच ये एक वार्ता हुई। ये एक्चुअली में तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप की वार्ता हुई। इसमें भारत की ओर से कोयला मंत्रालय के सचिव विनोद कुमार तिवारी ने हिस्सा लिया और इंडोनेशिया के साथ एक वार्ता की गई कोयले के क्षेत्र से संबंधित। इसमें क्या था कि कोयला खदान योजना, कैसे कोयले का खनन किया जाए, इस पे चर्चा की गई। कैसे इसके भंडारण किए जाएं कि कम से कम कोयले ख़राब हों, इस पे चर्चा की गई। भंडारण के लिए जो एरिया रिजर्व किया गया है, यानी कि जो भंडारण गृह बनता है उसमें उसको कैसे डिज़ाइन किया जाए, उसमें कौन कौन सी नई तकनीक यूज़ की जाए, इन सब पे इससे जॉइंट वर्किंग ग्रुप के दौरान चर्चा की गई। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जोको विडोडो। देखो, और भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइनिंग है यानी खनन मंत्रालय है, उसने एक अपने लिए लक्ष्य रखा है। पहले ये लक्ष्य भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस ने रखा था 710 मिलियन टन कोयले के खनन का। जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21, इसमें कोयला मंत्रालय ने अपने लिए 710 मिलियन टन का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा था कोयले का। लेकिन कोविड-19 की वजह से उतने ज़्यादा कोयले का खनन किया नहीं जा सका, तो उसने अपने इस लक्ष्य को रिवाइज़ किया है। लक्ष्य को रिवाइज़ करके अब 650 मिलियन टन से 660 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन का लक्ष्य है कोयला मंत्रालय का वर्ष 2020-21 के दौरान। अगर हम बात करें कोयला प्रोडक्शन की, तो भारत का स्थान कोयला प्रोडक्शन में पूरे विश्व में दूसरा है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे भारत है और तीसरे स्थान पे अमेरिका यूएस है। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि भारत में कौन सा स्टेट सबसे अधिक कोयले का प्रोडक्शन करता है, तो सबसे अधिक कोयले का प्रोडक्शन करता है झारखंड, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और कोयला प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल। देखो, ये प्रोडक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार भारत के किस राज्य के पास है, तो सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार भारत के उड़ीसा राज्य के पास है। लेकिन प्रोडक्शन कौन कर रहा है? झारखंड कर रहा है। झारखंड गवर्नमेंट ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन कर रही है, जबकि उड़ीसा गवर्नमेंट के पास भंडार तो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में अगर राज्यवार बात करें, लेकिन वो प्रोडक्शन झारखंड के कंपेयर में कम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकप्रिय सोशल मीडिया को भारत में मल्टी बैंक मॉडल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर एक भुगतान प्रणाली शुरू करने की मंजूरी मिली है? देखो, व्हाट्सएप को मंजूरी दे दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए। जैसे आपका पेटीएम है और गूगल पे है, मोबीक्विक है, ये कई सारी अमेजोन भी अब अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के तहत भुगतान कराता है। तो अब आपको आने वाले कुछ समय बाद देखोगे आप कि व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो।
और व्हाट्सएप ने कहा है कि वो 10 अलग अलग जो भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन पे इस भुगतान प्रणाली की शुरुआत करेगा, यानी ये 10 अलग अलग भाषाओं में ये भुगतान प्रणाली काम करेगी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार म्यूचुअल फंड की नई विदेशी निवेश सीमा क्या है। देखो, सेबी ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने की संस्थान है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जाती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि कोई कंपनी है वो साथ साथ, जैसे देखो शेयर मार्केट में क्या होता है कि कोई कंपनी है उसने अपने शेयर का दाम बताया, जो लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को देती है। ठीक वैसा ही कुछ काम म्यूचुअल फंड भी करता है। और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सभी को सेबी द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अजय त्यागी इसके चेयरपर्सन हैं। तो पहले क्या था कि $300 मिलियन तक नई विदेशी निवेश सीमा थी, लेकिन इसको बढ़ाते हुए अब $600 मिलियन कर दी गई है विदेशी सीमा। जो नई विदेशी निवेश सीमा है ये 600 मिलियन है, और पहले कितने मिलियन थी ये? पहले ये 300 मिलियन थी, यानी दुगना कर दिया गया। अब देखो, अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कि जो है जियो में फेसबुक ने निवेश किया, तो इसी तरीके से म्यूचुअल फंड को भी खरीदा जाता है। तो अब म्यूचुअल फंड कोई विदेशी कंपनी किसी भी भारतीय कंपनी का खरीदेगी तो मैक्सिमम लिमिट क्या है जो विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदेगी? तो वो $600 मिलियन तक का निवेश कर सकती है म्यूचुअल फंड में। कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी से अगर म्यूचुअल फंड खरीदती है तो मैक्सिमम $600 मिलियन का खरीद सकती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले ये सीमा 300 मिलियन थी, इसे दुगना कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने एयरपोर्ट्स पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन विद्युत निगम लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी। एनटीपीसी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एयरपोर्ट्स पर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखो क्या है कि एनटीपीसी भारत में ऊर्जा की एक अग्रणी कंपनी है। ये तापीय ऊर्जा और हाइड्रोलिटिक ऊर्जा ये सभी तरीके की ऊर्जा को बनाती थी, लेकिन अभी क्या है कि विगत 1-2 साल से सौर ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी काम भारत में किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि अगर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है और अलग अलग प्रोजेक्ट पे वो अपने आप को अपग्रेड करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी इसने काम करना शुरू कर दिया है। और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से समझौता किया है कि वो एयरपोर्ट्स पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। गुरप्रीत सिंह इसके चेयरमैन हैं। देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा है, ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में है, ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है। 6 एयरपोर्ट को भारत सरकार ने लीज पर दे दिया है 50 सालों के लिए अदानी ग्रुप को, यानी कि 6 एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए गए हैं। आगे आने वाले 50 सालों के लिए अदानी ग्रुप को इसको दे दिया गया है। ये कौन कौन से हैं? जयपुर, कल मैंने ये क्वेश्चन कराया था, फिर से रिपीट हो रहा है ये, जयपुर और तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, लखनऊ, मंगलुरु और अहमदाबाद। ये 6 एयरपोर्ट को भारत सरकार ने अदानी ग्रुप को 50 सालों के लिए लीज पर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन AZ-1222 की 3 करोड़ खुराक की आपूर्ति और वितरण के लिए वोमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? देखो,
वेमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये भारतीय संस्थान है जो कि पुणे में है। वेमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बांग्लादेश की है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। है क्या कि कोविड-19 वैक्सीन AZD1222 ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है जो अपने अंतिम चरण में चल रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये अभी मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में बाज़ार में आ जाएगी, क्योंकि इसका आखिरी चरण का ट्रायल चल रहा है जो कि ह्यूमन ट्रायल है, और काफ़ी हद तक ये सक्सेस भी दिख रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है AZD1222, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और जब ये मार्केट में आ जाएगी तो अलग अलग देश द्वारा इसकी मांग की आपूर्ति और वितरण एक चुनौती होगा। तो 3 करोड़ खुराक की मांग की गई है बांग्लादेश के द्वारा AZD1222 की। अब 3 करोड़ की खुराक को कैसे वितरित करना है, इसके लिए बांग्लादेश सरकार ने वेमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। वेमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये बांग्लादेश की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य ने 150 सरकारी ITI के उन्नयन, यानी उन्नयन में इसकी होता है अपग्रेड करना, उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ समझौता किया है? कर्नाटका सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ अपने कर्नाटका राज्य के 150 गवर्नमेंट IITs के साथ गवर्नमेंट IITs को अपग्रेड करने के लिए समझौता किया है। इस समझौते में जो इन IITs में उपकरण हैं उनका आधुनिकीकरण है, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो रिसेंट सॉफ्टवेयर हों, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए वो जो प्रेजेंट टाइम की ज़रूरत हो उसके अनुसार प्रोवाइड की जाए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन IITs के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए। ये सारी सुविधाएं देगा टाटा टेक्नोलॉजीज़ इन 151 IITs को, इन 150 सरकारी ITI को। ये सरकारी ITI कहाँ के हैं? ये कर्नाटका के होंगे। और इससे क्या होगा कि वेल स्किल्ड छात्र निकलेंगे इन ITI से और इन्हें रोज़गार हासिल करने में आसानी होगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो ITI मैं कई बार IITs बोल दिया हूँ तो उसे आप ITI ही समझोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ITI का ही है। वो जल्दीबाजी में, मतलब लगातार क्वेश्चन ज़्यादातर IIT से आते हैं तो ये गलती से रिफ्लेक्स में निकल गया है, तो आप ITI ही समझोगे अगर मैंने कहीं पे IIT गलती से बोला है तो। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के 2020 के आम चुनाव में न्यूजीलैंड के पहले भारतीय मूल के मंत्री कौन बने हैं? देखो, पहली जो भारतीय मूल की मंत्री बनी हैं ये हैं प्रियंका राधाकृष्णन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म चेन्नई में हुआ था। और न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री चुनी गई हैं इनका नाम है जेसिंडा आर्डनर। ये प्रधानमंत्री हैं न्यूजीलैंड की, और इनकी पार्टी का नाम है न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। प्रियंका राधाकृष्णन, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ द कम्युनिटी एंड वॉलेंट्री सेक्टर। और अगर हम बात करें कि और कौन से विदेश में अभी रिसेंट में पॉलिटिशियन नियुक्त किए गए हैं और वो भारतीय मूल के हैं, तो कमला हैरिस, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। और इनके दादाजी ये बिहार से बिलोंग करते थे। और जो बाइडन, ये नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, इन्होंने रिप्लेस किया है डोनाल्ड ट्रंप को। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह में टेरेसा द्वीप में भारत के अंडमान और निकोबार कमान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय त्रिसेवा मुकाबला अभ्यास का क्या नाम है? देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें अंडमान और निकोबार दोनों के बीच 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अब क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कमान है, अंडमान निकोबार कमान। ये किसकी है? ये इंडियन एयरफोर्स की कमान है। इसने एक 3 दिवसीय त्रिसेवा मुकाबला आयोजित किया। त्रिसेवा मीन्स की जिसमें
इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के जवान अभ्यास करेंगे। आपस में ही ये अभ्यास है, किसी दूसरे देश से इस अभ्यास को नहीं था, ये आपस का ही अभ्यास था हमारी आर्मी, हमारे एयरफोर्स के जवान और हमारे नेवी के जवानों के लिए। और इसका नाम है बुल स्ट्राइक। तो देखो, बुल स्ट्राइक का आयोजन किसने किया? तो बुल स्ट्राइक का आयोजन किया गया अंडमान निकोबार कमान के द्वारा। बुल स्ट्राइक में कौन सा आयोजन था? ये त्रिसेवा मुकाबला था, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जवानों ने अभ्यास किया। क्या इसमें किसी अन्य देश ने भी हिस्सा लिया? नहीं, ये पूर्णतः आपस का अभ्यास था हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों का। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोबम को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानेंद्रो निगोबम ये मणिपुर के हैं और नॉर्थ ईस्ट से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए ये पहले व्यक्ति हैं। ज्ञानेंद्रो निगोबम ये मणिपुर से हैं, ये रिप्लेस कर रहे हैं मुश्ताक अहमद को। इससे पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद थे, अब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोबम को। ज्ञानेंद्रो निगोबम ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर राज्य से आते हैं और नॉर्थ ईस्ट से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए ये पहले व्यक्ति हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। देखो, हमारी पूरी बॉडी और बॉडी के जो भी ऑर्गेनील हैं ये सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल एक प्रॉपर मैनर में डिवाइड करके हमारी बॉडी के, और देखो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ही ऑर्गेनील बनते हैं। तो जब सेल का डिवीज़न होता है, एक प्रॉपर मैनर में डिवीज़न होता है, तो वो अलग अलग तरीके का टिश्यू बनाता है और इन्हीं टिश्यू से हमारे बॉडी के अलग अलग अंग बनाए जाते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट और स्टमक, टंग। ये सभी जो है अलग अलग तरीके के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू मिलकर बना होता है सेल से। यही सेल एक प्रॉपर डिवीज़न करके टिश्यू का निर्माण करते हैं। अगर ये सेल प्रॉपर डिवीज़न नहीं कर रहे हैं और अनकंट्रोल डिवीज़न करने लगते हैं तो ये फिर कैंसरस हो जाता है। इसी को कैंसरस सेल बोलते हैं और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, स्मोकिंग भी इन कारणों में से एक है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पे लोगों को अवेयर किया गया कैंसर के प्रति और ये प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है हर्षवर्धन कुमार सिन्हा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ही बैठते हैं मुख्य सूचना आयुक्त। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर ही बैठते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो, पूरे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंतर्गत एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ये 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट देता है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन कुमार सिन्हा को। देखो, क्या काम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का? 2005 में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन का पूरे देश में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का कार्य ही करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम कोई भी सूचना सरकार से या फिर किसी संस्थान से मांगने का अधिकार रखते हैं। कोई सामान्य नागरिक भी सरकार से किसी भी तरीके की सूचना को मांग सकता है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया? केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष ये
इसका तीसरा संस्करण था। 2017 में दिया गया, 2018 में दिया गया और ये 2020 में जो दिया जा रहा है ये 2019 के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष उस राज्य को ये पुरस्कार दिया जाता है जो जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। इस वर्ष जल संरक्षण और जल प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा और इसी को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्य दिया गया जल पुरस्कार के तहत। और दूसरे स्थान पे जल संरक्षण और जल प्रबंधन में प्रदर्शन करने वाला राज्य था महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे था राजस्थान। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि 2020 में दिया गया है ये 2019 के लिए था, इसे दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट को और हमारे केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर 4 पहिया वाले सभी वाहनों के लिए किस तारीख से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। देखो सारे 4 व्हीलर के लिए अभी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है 1 जनवरी 2021 से। फास्टैग क्या है कि आपके एक टैग लगा होता है जो बार कोड होता है और जब आप रोड से चलते हो तो जब आपको टोल प्लाज़ा आता है वहाँ पे आपको टोल पे करना होता है। तो टोल पे करने के दौरान क्या होता था कि जब कैश होता था तो एक लंबी लाइन लग जाती थी हाईवेज़ पे। तो फिर इसी बार कोड के तहत ही आप इस बार कोड को रिचार्ज करो, यही बार कोड फास्टैग होता है। इसको रिचार्ज करो और फिर सेंसर के थ्रू पैसे को काट लिया जाएगा टोल प्लाज़ा पे। तो फिर जो एक लंबा रश लाइन लग जाती थी गाड़ियों की ये नहीं लगेगी। इसीलिए 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों पे फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत में नीति आयोग रैंकिंग में महत्वाकांक्षी जिलों का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। देखो नीति आयोग द्वारा कई सारी रैंकिंग की जाती है, पूरे साल के दौरान कई बार इस रैंकिंग की चर्चा की जाती है और इस बार जो चर्चा की जा रही है ये चर्चा की जा रही है महत्वाकांक्षी जिलों की। जो पिछड़े ज़िले थे उनके लिए एक अलग सी रैंकिंग निकालता है नीति आयोग। होता क्या है कि देखो जैसे जो ज़िले किसी राज्य के टॉप पे हैं उनमें विकास की संभावनाएं फिर कम हो जाती हैं। होता क्या है, जैसे अभी देखो कि किसी भी राज्य की जो राजधानी है वहाँ पे रोड प्रॉपर बने होते हैं तो क्या अब भाई रोड सारे बने हुए हैं तो अब क्या रोड के ऊपर रोड थोड़ी ना बनाया जाएगा। तो जब ज़िले का विकास एक लिमिट तक पहुँच जाता है तो फिर विकास गति धीमी हो जाती है और जो पिछड़े ज़िले होते हैं उनमें क्या है विकास की कई सारी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसके लिए अलग सा रैंकिंग निकालता है नीति आयोग जो पिछड़े ज़िले हैं उनके लिए। तो पिछड़े ज़िलों के लिए जो रैंकिंग निकाली गई उसमें प्रथम रैंक प्रदान किया गया चंदौली को, दूसरा रैंक दिया गया बोकारो को, तीसरा रैंक दिया गया पूर्वी सिंहभूमि को। ये पिछड़े ज़िलों की रैंकिंग का क्वेश्चन ही है। तो चंदौली ये उत्तर प्रदेश से है, बोकारो और पूर्वी सिंहभूमि ये झारखंड से है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखो दिल्ली और उसके आसपास के जो ज़िले हैं, देखो दिल्ली हो गया और फिर उसके आसपास के जो ज़िले हैं जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सारे दिल्ली से सटे हुए ज़िले हैं। तो इन दिल्ली और इन आसपास के ज़िलों को एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पे वायु की गुणवत्ता यानी एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा था। तो एक नए आयोग का गठन किया गया जिसका काम ही ये होगा कि वो एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन करे और साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि दिल्ली और आसपास के ज़िलों को का जो पोल्यूशन लेवल है, एयर पोल्यूशन लेवल है, उसको ख़त्म किया जाए और कम किया जाए। इसी के लिए इस आयोग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एम कुट्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अभी चूँकि ये पहले अध्यक्ष हैं तो जो इसका रूल बनाया गया इस आयोग का कि अध्यक्ष 3 साल का इसका कार्यकाल होगा या फिर 70 साल उम्र होगी, जो भी पहले पूरा हो जाएगा फिर अध्यक्ष बदल दिया जाएगा। तो एम कुट्टी गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जो आयोग बनाया गया है उसके पहले अध्यक्ष हैं
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनसीआर में आपका जो बड़े ज़िले हैं उनको मैंने अभी बताया, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेरठ, ये सारे एनसीआर रीजन के ज़िले हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।